हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीजीटी म्यूजिक के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं 23/4/25 वाली इवनिंग शिफ्ट में। करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। So friends, first question. Select the correct proverb that can substitute the underlined word segment in the given sentence. Okay. The magistrate accused the widow of dishonesty even though he himself had altered court records last spring. A clear case of a hypocrite blaming someone else for the very same wrongdoing. तो देखो, जो अंडरलाइन है उसके बारे में बता रहा है कि वो कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है, कौन सा सब्स्टिट्यूट सबसे बेस्ट है, प्रोवर्ब है इसका। देखो, अ हिपोक्रेट ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर द वेरी सेम रॉन्ग डूइंग, इसका मीनिंग क्या है कि दूसरों पर वही दोष लगाना जो उसने खुद भी किया हो। ठीक है, इसका हिंदी बताती हूँ पहले तो मैं सेंटेंस का। इस सेंटेंस का हिंदी ये है कि मजिस्ट्रेट ने विधवा पर बेईमानी का आरोप लगाया, हालांकि उसने स्वयं पिछले वसंत में अदालती अभिलेखों में फेरबदल किया था। यह एक पाखंडी व्यक्ति द्वारा उसी गलत कार्य के लिए किसी अन्य को दोषी ठहराने का स्पष्ट मामला है। तो एक बंदे ने खुद ही गलत काम किया है लेकिन वो दूसरे को ब्लेम कर रहा है। इस ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट है? तो दोस्तों देखो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? वॉट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से। आप जो कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप बोल रहे हो उससे ज्यादा। ठीक है। सेकेंड, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मीन्स ये होता है कि ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत पर्सन को आप ब्लेम कर रहे हो, तो ये भी इसके साथ नहीं होगा। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ये करेक्ट है कि दूसरों पर वही दोष लगाना जो खुद में भी हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये इसकी क्रिटिसाइज करता है इस चीज को। ठीक है ना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, डोंट वरी अबाउट थिंग्स दैट कांट बी अनडन, तो ये भी हिपोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sentence of a paragraph are given below while the first and the last sentence S1 and S6 are in the correct order. ठीक है, फर्स्ट जो सेंटेंस है ये वाला और ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में है। द सेंटेंस इन बिटवीन आर जम्बल्ड अप, ठीक है, जो ये जो वर्ड्स हैं ये जम्बल्ड है, ठीक है, ऊपर नीचे हैं। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड करेक्ट पैराग्राफ। अरेंज करना है इसको, तो दोस्तों देखो, ये अच्छे से रीड करके समझकर पढ़कर आप करना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इसका सीरीज आएगा ACBD, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द वर्ड। एंटोनियम मतलब विरोधी, विपरीत। ओके, नॉनशैलेंट, नॉनशैलेंट का विलोम शब्द पहचानिए, विलोम बताना है। इनडिफरेंट मीन्स होता है उदासीन। एगिटेट मीन्स होता है उत्तेजित। कंपोज मतलब होता है रचित। अलूफ मीन्स होता है अलग रहना। अब आप लोग कहोगे नॉन शैलेंट का मतलब क्या होता है, ये भी बता दूं। तो दोस्तों, नॉन शैलेंट का मीन्स होता है काम, रिलैक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है काम, रिलैक्स्ड। तो इसको ऑपोजिट बताना है। एक तो काम और रिलैक्स्ड होता है इसका, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शन बी, इसका मतलब होता है वरिड, डिस्टर्ब्ड, विच इज द ऑपोजिट ऑफ नॉनशैलेंट। नॉनशैलेंट का बेसिकली मीनिंग होता है बेपरवाह या शांत। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एजिटेटेड, ठीक है, एजिटेटेड इज द राइट आंसर। नॉनशैलेंट का ये क्या है? एंटोनियम है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। हाईलाइटेड पार्ट देखना है, पहले तो हाईलाइटेड पार्ट बता देती हूँ। हिज रीजनिंग वॉज क्लियरली फ्लॉड, ये हाईलाइटेड पार्ट है इसका। ठीक है, ओके।
He tried to win the argument using impressive words, but his reasoning was clearly flawed. वो बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रभावशाली शब्दों का यूज करके बहस जीतने की कोशिश की, लेकिन उनका जो तर्क था, उनकी जो रीजनिंग थी, वो बिल्कुल त्रुटिपूर्ण थी। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा मिसिंग द मार्क। क्योंकि मिसिंग द मार्क जो इडियम है उसका मीनिंग होता है टू फेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर रिजल्ट को अचीव करने में फेल हो जाना, और फेल टू मेक अ वैलिड पॉइंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लचिंग एट स्ट्रॉ मीन्स होता है डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन और एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, इसका मतलब होता है मेकिंग अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल प्लान्स। और नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, इसका मतलब होता है दोस्तों सजेस्ट समवन इज मेंटली अनस्टेबल और फुलिश। और मिसिंग द मार्क मतलब आपको बता ही दिया है। ठीक है, बात का सही मतलब ना पकड़ पाना। इसको हिंदी में लिख देती हूँ। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग from the options. Her idea were dismissed as preposterous, ये लिखा गया preposterous, though they were quite insightful। इसका मतलब होता है निरार्थक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है preposterous। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब होता है निरर्थक, यानी बिल्कुल बेहुदा, बेतुका, असंगत, कंप्लीटली रिडिकुलस। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन जंबल वर्ड है, उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप इसको लगा के एक बार पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आप लोगों को इस चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. The act of secretly listening to the private conversation of others. दोस्तों इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखो। चुपके से दूसरों की निजी बातचीत सुनना, उसको क्या कहते हैं बिना उसकी परमिशन के? तो उसको कहते हैं eavesdropping, which is right answer ऑप्शन नंबर 2। eavesdropping कहते हैं the act of secretly listening to the private conversation of other। ठीक है, eavesdropping। इंटेरोगेशन आपको पता ही है, मतलब क्वेश्चनिंग समवन, किसी से पूछताछ करना। सर्विलियंस मीन्स होता है कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन। एस्पियोनाज मीन्स होता है जासूसी करना। स्पाइंग स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री पर्पस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. The practice of eating human flesh, यानी मानव मांस खाने की प्रथा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नरभक्षण। ठीक है, तो उसको कहते हैं कैनिबलिज्म। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नार्सिसिज्म मतलब होता है एक्सेसिव सेल्फ लव और सेल्फ एडमिरेशन, यानी अहंकार भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रुइज्म मीन्स होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर, यानी परोपकारी। एस्थेटिसिज्म मीन्स होता है दोस्तों अ लाइफस्टाइल ऑफ सर्वर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड अब्सटेंशन, यानी संयम, यानी तपस्वी जीवन कह सकते हैं जिसे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। Select the most appropriate article to fill in the blank. If no article is needed, select no article required. Okay.
I opened the Asian chest and found dash map I had hidden there years ago. Yellowed, not with age and secrecy. मतलब जानते हैं, मैंने उस प्राचीन संदूक को खोला और उसमें वह नक्शा पाया डैश जिसमें मैंने वर्षों पहले वह छुपाया था, जो अब समय और गोपनीयता के कारण पीला पड़ गया था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, तो इसका आंसर होगा द मैप। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई ओपन द एशियन चेस and found the map I had hidden there years ago, yellowed now with age of secrecy। क्योंकि जो स्पीकर है वो बात कर रहा है, द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मैप की बात हो रही है जो उसने छुपाया था काफी सालों पहले, तो इसीलिए द आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, select the most appropriate article to fill in the blank. If no article is needed, select no article required. Okay. Again, एक और fill in the blank है जिसके अंदर article लगाना है हमें। As I walked past the old bakery, I noticed that child sitting alone by the window, humming softly to herself. मतलब जब मैं पुरानी बेकरी के पास से गुजर रहा था तो मैंने डैश देखा कि एक बच्चा खिड़की के पास अकेला बैठा हुआ था और धीमे स्वर में गुनगुना रहा था। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल लगाना है, तो इसमें आएगा आर्टिकल ए। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एज आई वॉक पास द ओल्ड बेकरी आई नोटिस्ड अ चाइल्ड सिटिंग अलोन बाय द विंडो हमिंग सॉफ्टली टू हरसेल्फ। ठीक है ना, क्योंकि ये जो चाइल्ड है ये द नाउन है और सिंगुलर है और काउंटेबल है। ठीक है, तो स्पीकर क्या मेंशन कर रहा है, चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि वो प्रीवियसली जानता है उसे, तो इसीलिए ए आएगा। चलिए आगे बढ़े फटाफट से। चलिए ओके मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फटाफट से सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। एडजेक्टिव भरना है फिल इन द ब्लैंक में जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट हो। द जज रिमाइंड डैश थ्रू आउट द ट्रायल रिफ्यूजिंग टू शो एनी इमोशन। जज पूरी सुनवाई के दौरान डैश बने रहे, उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। ठीक है, यानी कि वो एक न्यूट्रल चीज़ को बता रहे हैं कि उसने कोई ऐसे भाव नहीं दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिमेन्ड न्यूट्रल मीन्स नॉट टेकिंग साइड या स्टैंडिंग फेयर एंड इम्पार्शियल। ठीक है ना, तो आंसर एक ठीक है। कंफ्यूज मतलब आपको पता ही है, डजन फिट। बाइज्ड भी आपको पता है इसका मीन्स की क्या होता है, बाइज्ड। ठीक है ना, और फ्यूरियस भी आपको पता ही अच्छे से, तो आंसर इसका आगा न्यूट्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंजक्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। I'll go for a walk that stops raining dash it stops raining। I'll go for a walk, मैं वॉक पे जाऊंगा, अगर बारिश रुक गई तो मैं टहलने जाऊंगा। ठीक है ना, अगर बारिश रुक गई तो मैं टहलने जाऊंगा, ये मीनिंग का सेंटेंस होगा, तो इफ आएगा इसके अंदर, इफ कंजक्शन आएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इफ। I'll go for a walk if it stops raining। Okay, now question number 13, select the most appropriate synonym of the given word। appropriate synonym, synonym मतलब समानार्थी। ठीक है, tedious, tedious का समानार्थी बताना है, इसका मतलब होता है थकाऊ। वैसे तो आपको वर्ड देख के ही समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर होगा वैसे सही monotonous। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मीन्स भी होता है नीरस। सिमिलर हो गया ना, थकाऊ नीरस। डायनामिक तो अपोजिट हो गया, क्योंकि डायनामिक का मीन्स तो होता ही एनर्जेटिक। अराटिक का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल या इरेगुलर। इंस्पायरिंग मीन्स आपको पता ही है। ठीक है, मोटिवेटिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। एडजेक्टिव फिल करना है। द बेबी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द डैश पपी। तो बेबी ने स्माइल किया जब उसने देखा कि पपी एक ऐसा फ्लफी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, द बेबी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द फ्लफी पपी।
मीन्स सॉफ्ट, लाइट एंड फुल ऑफ फर ऑफ और फेदर, ठीक है ना। तो वैसा पपी दिखा तो बेबी खुश हुआ। शाइनी मीन्स आपको पता है ब्राइट और ग्लॉसी, ठीक है। केयरफुल मतलब पता ही है आपको, ये एक बिहेवियर है। तो हैप्पी मीन्स भी पता ही है इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, मतलब हैप्पी मीन्स भी आपको पता है ये भी एक बिहेव है, ठीक है। तो फ्लफी पपी। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 15। Select the most appropriate preposition to fill in the blank. Most appropriate preposition fill करनी है इसके अंदर। He has been working here dash January। तो आंसर पता है आपको, बचपन से करते आ रहे हैं हम ये वाली चीजें। सिंस, he has been working here since January। सिंस इसलिए आएगा क्योंकि यूज ये कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन को शो, ठीक है, यानी कंटिन्यू टिल नाउ। और वैसे भी सिंस शो करता है जैसे स्पेसिफिक टाइम और डेट को, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1 इज द राइट आंसर। फॉर यूज करा जाता है ड्यूरेशन में। फ्रॉम यूज किया जाता है ऑफन यूज विथ टू, ठीक है। ड्यूरिंग किया जाता है विद इन एन इवेंट और पीरियड, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका 1 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।